जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें पूछे जाने वाले एक एक नंबर के जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे हम यहाँ करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों आधुनिक युग की, और आधुनिक युग, आधुनिक काल, जिसको गदकाल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, 1900 से लेके अब तक का समय है। इसमें से एक पहला भारतेंदु युग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, दूसरा आज द्विवेदी युग के बारे में, तीसरा छायावादी युग के बारे में, और छायावादोत्तर और इसके बाद के जो हमारे काल युग आए उनके बारे में यहाँ पे हम आज चीजों को बताएंगे। सबसे पहले सभी दोस्तों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब योग के प्रति बड़े पॉजिटिव और सकारात्मक होंगे, क्योंकि योग का हमारे स्वस्थ शरीर से बहुत गहरा संबंध है। और अगर नहीं भी आपने अब तक इन चीजों को अपने जीवन में धारण किया है तो आप सुबह के समय 10 से 15 मिनट योग करके आपको जरूर समय देना चाहिए अपने शरीर को, क्योंकि रीजन ये है कि अगर हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क भी हमारा काम करेगा। और साथ के साथ स्टूडेंट लाइफ में होने वाली तमाम संवेगात्मक जो विकार होते हैं हमारे, जिसमें तनाव, कुंठा, आलस्य, निंद्रा, इस तरह की जो चीजें होती है, ये योग के द्वारा ही नियंत्रित की जा सकती हैं। तो यहाँ भारतेंदु युग के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। इसमें यह भी बताया गया कि भारतेंदु युग के जो कवि हैं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम है सबसे आगे, क्योंकि भारतेंदु युग इन्हीं के नाम से पड़ा। साथ के साथ इन्होंने ही गद्य साहित्य को सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप में यहाँ पर नाटक, कहानियों के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया, क्योंकि उससे पहले ज्यादातर रचनाएं हमारी काव्य के रूप में हो रही थी, अर्थात जिसको हम गा सकते हैं। पद्यात्मक रचनाएं ज्यादा थी, इसीलिए इसको गद्यकाल अर्थात गद्य कवि इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किसी ने भी काव्य के रूप में बहुत ही कम यहाँ पे अपना परिश्रम किया है। ज्यादातर इन्होंने गद्य की जो रचनाएं लिखी है। तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, जो प्रेमघन के नाम से लिखते थे, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास और ठाकुर जगमोहन, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं। अब इन भारतेंदु युग के कवियों ने जो अपनी रचनाएं लिखी है, यहाँ पर उन रचनाओं के बारे में एक बार आपको जरूर यहाँ ध्यान देना है। प्रेम माधुरी फेमस रचना है, तो प्रेम माधुरी है, प्रेम मालिनी है, बकरी विलाप है, विनय प्रेम है, विनय प्रेम 50 पूरा नाम है, प्रेम प्रलाप है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम सरोवर है, विद्या सुंदर है, ये बंगला भाषा में अनुदित है। ये सारी की सारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अर्थात इनकी रचनाओं में, इनके जो टाइटल है रचनाओं के, उसमें प्रेम शब्द का प्रयोग इन्होंने इसमें किया है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्रेम से संबंधित ज्यादातर रचनाएं किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उसमें प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, बकरी विलाप, विनय प्रेम 50, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर, जो बंगला भाषा में है, ये भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, दोबारा से फिर मैं एक बार और आपकी पीडीएफ जो नोट्स वाली कैटेगरी है उसमें इसको मैं अपलोड करवा दूंगा। प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेम पुष्पावली है प्रताप नारायण मिश्र की, श्रृंगार विलास है, रस खान शतक जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की है, हठी अमीर इनकी प्रसिद्ध रचना है, मन की लहर, मानस विनोद, ये सारी प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन अपने आप में
जो है फेमस हुए आनंद कादम्बरी पत्रिका से, लेकिन इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उसमें अरुणोदय है, ठीक है। इसके साथ साथ है सौभाग्य आनंद, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। भारत सौभाग्य आनंद, हार्दिक हर्ष आदर्श, वर्षा बिंदु है, मयंक महिमा है, फिर है ए लौकिक लीला। ये सब बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं जो कि भारतीय हिंदू युग जिसको गद्यकाल कहा जाता है उसमें लिखी गई। राधाचरण गोस्वामी है विधवा विलाप, नव भगत माल है, शिशिर सुषमा, ठीक है। पावस पचासा, सुकवि सत्सई, ठीक है। हो होरी, ये सब रचनाएं हैं अंबिका दत्त व्यास की। इसके बाद में राधा कृष्ण दास, भारत 12 मासा, बहुत फेमस रचना है इनकी, भारत 12 मासा, राधा कृष्ण दास। देश दशा, कंसवध, ये अधूरी रचना है। कौतुक 50 और आनंद मंजरी, ये राधा कृष्ण दास की भारतीय हिंदू युग की रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने जो रचना लिखी देवयानी है, श्यामलता है, श्यामा सरोजनी है, प्रेम संपत्ति लता, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। प्रेम घन का उपनाम ये अपने आप में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन का है, ठीक है। उर्दू में ये कविताएं करते थे इस नाम से, हिंदी में ये बद्रीनाथ के नाम से ही लिखते थे बद्रीनाथ चौधरी, लेकिन प्रेम घन उर्दू में कविताएं लिखते थे। क्योंकि ये जो समय है ये 1850 से लेके 1900 का समय है, और 1850 से लेके 1900 के समय को हम भारतीय हिंदू युग कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय हिंदू युग। अब इस युग में आप यहाँ पे देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज कर रही थी, अर्थात ये भारत की गुलामी का समय था जहाँ अंग्रेजों का वर्चस्व था। और वहां पर उस समय क्योंकि मुस्लिम शासन काल का अंत होने के बाद यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया, तो उस समय यहाँ पे 3 भाषाएं अपने आप में लोगों की प्रमुख भाषाओं में थी, जिनमें एक उर्दू, दूसरी हिंदी और तीसरी इंग्लिश। तो तमाम ये जो हमारे कवि रहे हैं 1800 से लेके 1900 के आसपास के, उनको उर्दू की भी अच्छी खासी जानकारी थी, क्योंकि उस समय लोक प्रचलन की भाषा उर्दू ही हुआ करती थी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, उर्दू में इन्होंने कविताएं लिखी, ठीक है, बद्रीनाथ चौधरी ने प्रेम घन के नाम से। इसके बाद द्विवेदी युग, जागरण, सुधार काल। तो भारतीय हिंदू युग से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भारतीय हिंदू युग के कवि और उनकी रचनाएं, क्योंकि आपके इसमें केवल एक ही क्वेश्चन नहीं होता है प्रमुख कवि लेखक उनकी रचनाएं, 10 से ज्यादा प्रश्न भी आपके इसमें केवल लेखक और रचनाओं से संबंधित हो सकते हैं। इसीलिए ये चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको मैंने कल बता दिया था कि इन्होंने 1893 ईस्वी में, इस युग में, भारतीय हिंदू युग में 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हिंदी के प्रचार प्रसार संरक्षण और परिमार्जन के लिए किया गया। परिमार्जन कहते हैं उसमें हिंदी में जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधारने के लिए, ठीक है। इससे पहले आपको ये भी बताया गया था कि भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन जिसका नाम बाद में हरिश्चंद्र पत्रिका पड़ा, बाल बोधनी जो कि महिलाओं की एकमात्र पत्रिका थी, महिलाओं के लिए लिखी गई। बद्रीनाथ चौधरी ने जो आनंद कादम्बरी है, तो ये आनंद कादम्बरी, कविवचन सुधा, इन पत्र पत्रिकाओं का भी बहुत बड़ा रोल भारतीय हिंदू युग में रहा है। तो इसीलिए कई बार इन पत्र पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र ने जो लिखा वो है ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतीप नामक ये पत्र पत्रिकाएं भारतीय हिंदू युग में लिखी, जिनका एक ही पर्पज था ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों को जागरूक करने का इनका मुख्य उद्देश्य इसके अंदर रहा है। भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवि में भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, ये सारे जो हमने पढ़े हैं, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री को तिसलमी उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने तिसलमी उपन्यास लिखे हैं, जो आजकल ये जो फिल्में आ रही है जैसे अभी आदि पुरुष आई, तो ये भी इसी तरह से इसमें जो स्टोरी को रखा गया, उसी तरह देवकीनंदन खत्री उपन्यास लिखा करते थे, एक अजीब कहानियों को वो रखते थे। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, सरदाराम फिलोरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सारे के सारे
भारतेंदु युग के कवि हैं। किसी भी चीज को अगर मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ, 3 बार पढ़ रहा हूँ, तो उसके मायने हैं, और उसके मायने ये हैं कि वो बहुत बार पहले भी पूछी जा चुकी। तो ये रचनाएं हैं भारतेंदु युग की। द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल कहते हैं। भारतेंदु जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनको नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत। अग्रदूत का मतलब होता है जिसने सबसे पहले काम किया है नव जागरण के लिए। तो भारतेंदु युग का एक दूसरा नाम क्या है? नव जागरण काल है। एक नई तरह की चेतना लोगों के मन में इन्होंने जागृत की अपनी रचनाओं के माध्यम से, और हिंदी साहित्य में एक बड़ा योगदान इन्होंने दिया। ऐसे ही द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो द्विवेदी युग का नाम क्या है? जागरण सुधार काल। कंफ्यूज नहीं होना है। इसका समय 1900 से लेके 1918 तक है। 1918 इसलिए है क्योंकि 1903 से लेके 1918 तक सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेके 1918 तक जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होने वाली, सबसे बड़ी भूमिका अदा करने वाली पत्रिकाओं में से एक है। ये सरस्वती पत्रिका इतनी फेमस थी कि द्विवेदी युग की जितनी भी रचनाएं आई, खासकर महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास के द्वारा, वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई जितना योगदान उन्होंने सरस्वती पत्रिका में दिया। 1918 के बाद में इसका जो संपादन का काम किया सरस्वती पत्रिका का, वो श्याम सुंदर दास ने किया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी सरस्वती पत्रिका की वजह से कहा गया, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रखा गया, इसमें जो विषय वस्तु मुद्दे जो उठाए गए, वो सबने लोगों ने हाथों हाथ लिए। और इसी वजह से अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति की बात के साथ साथ हिंदी को परिमार्जित करने के लिए हिंदी की सेवा करने की इसमें परंपरा शुरुआत की गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने आप में द्विवेदी युग के पहले प्रसिद्ध जो है यहाँ पे रचनाकार रहे हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी युग को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय है। तो यानी कि खड़ी बोली में सबसे पहले जो काव्य रचना वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी की है, लेकिन काव्य के रूप में पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। गद्य में तो होता ही था, लेकिन काव्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, क्योंकि इससे पहले जो काव्यों की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। काव्य का मतलब यहाँ किससे हुआ? जिसको हम गा सकते हैं। काव्य का मतलब जो पद्यात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ जिसको हम गीत भी कहते हैं, तो उस काव्य भाषा के रूप में पहली बार द्विवेदी युग में ही खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। उससे पहले ब्रज भाषा में ही काव्य रचना ज्यादा लिखी जाती थी। वैसे गद्य में तो प्रयोग हो ही रही थी खड़ी बोली का, लेकिन काव्य के रूप में पहली बार द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रयोग। तो द्विवेदी युग को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से शुरू हुआ। तो हिंदी कहानियों का विकास, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी कहानियों का विकास कहाँ से शुरू हुआ? द्विवेदी युग से। तो द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही? एक तो संस्कृत निष्ठ जो है भाषा का प्रयोग हुआ। सबसे बड़ी तो खूबी द्विवेदी युग की ये रही कि उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों के स्थान पर संस्कृत के शब्दों को वरीयता दी गई। संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल हिंदी के अंदर किया गया, जो कि आज के टाइम में जो हम हिंदी बोलते हैं उसी को हम आधुनिक हिंदी कह रहे हैं, जिसके अंदर संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ। इससे पहले एक थी जो भारतेंदु युग में भी अब तमाम उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग रहा है,
तो जो उसको हम प्राचीन हिंदी कहते हैं, तो प्राचीन जो हिंदी है वो भारतेंदु युग तक अपने उस वर्चस्व में रही है और काव्यों की रचनाओं का एक अभिन्न हिस्सा रही है, जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग हमने हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ किया। लेकिन द्विवेदी युग की एक बड़ी खासियत ये रही कि इन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों को दरकिनार करके संस्कृत के शब्दों का, जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, उनका प्रयोग द्विवेदी युग की तमाम रचनाओं में किया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सरस्वती पत्रिका, संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग, इसके साथ हिंदी के अंदर खड़ी बोली और खड़ी बोली से पहले तमाम जो भाषाओं में जो विशुद्धियां थी, तमाम जो गलतियां थी, उनको सही करेक्शन करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया। काव्य की भाषा के रूप में पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये गुलेरी के नाम से लिखते थे। श्याम सुंदर दास, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ये सब द्विवेदी युग के कवि रहे। इसके बाद छायावादी युग, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये भी अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जयशंकर प्रसाद अपने आप में छायावाद के प्रमुख कवियों में सबसे श्रेष्ठ रहे हैं। हालांकि ज्यादा पुरस्कार इनकी रचनाओं को इनको नहीं दिया गया, क्योंकि अपने आप में एक मुखर वक्ता रहे हैं और जो आदमी सबके सामने बोल देता हो, ठीक है, जो कमियों को उजागर कर देता हो, तो वो कभी पुरस्कारों का मोहताज नहीं रहता है। इसी वजह से जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को ज्यादा पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन अपने आप में इन्होंने हर नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, हर किसी में अपना हाथ इन्होंने चलाया और अपने आप में बेहतरीन विषय वस्तु के साथ अपनी रचनाओं को इन्होंने लिखा। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना मानी जाती है उर्वशी, और ध्यान रखना यही सेम टाइटल से ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आए कि उर्वशी रचना किसकी है, ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर भी हो, जयशंकर प्रसाद, तो राइट आंसर आपको या तो दोनों लगाने हैं, यदि ए और बी हो, अदरवाइज फिर रामधारी सिंह दिनकर लगाना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उर्वशी रचना किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की पहली रचना उर्वशी है। फिर इनका कामयानी खड़ी बोली में लिखा गया एक महाकाव्य है। छायावाद का अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रचना ये कहलाती है। इसके बाद आंसू है, झरना है, लहर, ठीक है, प्रेम पथिक हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना ये मानी जाती है, प्रेम पथिक। इसके बाद अयोध्या का उद्धार है, ठीक है, कानन कुसुम है, खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह ये माना जाता है, कानन कुसुम। फिर वन मिलन है, करुणालय, चित्राधार है, महाराणा का महत्व है और प्रेम राज्य। ये सारी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां से यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, बाकी कई बार ये होता है कि कुछ कंटेंट ऐसा होता है हमारे एग्जाम में जिसमें हमारा पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, ज्यादा मन नहीं होता है, और इसको और किसी दूसरे तरीके से आप पढ़ भी नहीं सकते। इसकी कोई डेफिनेशन, इसके कोई सिद्धांत, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। और शॉर्ट ट्रिक खासकर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में काम नहीं आती है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा सिलेबस होता है, और जब बड़ा सिलेबस है तो ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बनेगी और वो फिर वहां याद नहीं रहती। 2, 4, 5, 10 शॉर्ट ट्रिक होती है तो उससे तो काम चल जाता है, लेकिन वो बेफालतू की बात है, ठीक है, उनका कोई तुक नहीं बनता है। आपको इन्हीं चीजों को एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार बहुत ही सीरियस होके आपको पढ़ना है, तभी आप यहाँ से आए हुए बनने वाले क्वेश्चनों को सही कर पाओगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनका उपनाम था, निराला जी के नाम से ये लिखते थे। जूही की कली इनकी प्रसिद्ध रचना है, प्रथम काव्य कृति जो उन्होंने 1916 में लिखी। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना कौन सी है, तो आप कहोगे जूही की कली। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना है, राइट आंसर है जूही की कली। तो यहाँ एक अलग तरह से इसमें छंदों का प्रयोग किया गया है, ये अपने आप में एक कविता है। इसके बाद अनामिका है, परिमल, तुलसीदास, गीतिका,
ये ललित गीतों का संग्रह है इनका गीतिका। कुकुरमुत्ता इनकी रचना, नए पत्ते हैं ये कविता है इनकी, अणिमा है, पंचवटी है, पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग का मतलब जिसमें सीता जो है श्रीलंका में थी वहां पे, ठीक है। बेला, आराधना, अर्चना, गीत गुंजन और सांध्या काकली, तो ये अपने आप में इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना। तो ज्यादातर इनकी रचनाओं में जो अब तक पूछी गई है, जूही की कली अनेक बार है, सांध्या काकली है, नए पत्ते हैं, तुलसीदास है, परिमल है और अनामिका, इन रचनाओं के बारे में अनेक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा की रचना में प्रथम काव्यकृति इनकी, प्रथम काव्यकृति क्या है, निहार है। ये आपको ध्यान रखना। महादेवी वर्मा की पहली रचना का नाम बताओ, तो महादेवी वर्मा की पहली रचना है निहार। यामा महादेवी वर्मा की वो रचना है जिसपे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी को मिलने वाला चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को ही मिला था, और वो भी यामा रचना पर। इसके बाद में है यहाँ पे रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र। तो ये रेखा चित्र रचना है। अपने आप में महादेवी वर्मा का दो नाम इनके प्रसिद्ध रहे हैं, एक तो आदि कवित्री के रूप में, क्योंकि अपने आप में यह आधुनिक युग की आदि कवित्री मीराबाई कहलाती है। आधुनिक युग की कवित्रियों में इनका नाम सबसे श्रेष्ठ रहा है। साथ के साथ यहाँ पे जो अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं, एक अलग तरह की विधाओं में इन्होंने रचना की, जिसको हम रेखा चित्र और संस्मरण के रूप में जानते हैं। इससे पहले किसी के रेखा चित्र और संस्मरण ज्यादा फेमस नहीं हुए। संस्मरण एक हिंदी के लेखन की विधा है, रेखा चित्र एक हिंदी के लेखन की विधा है। तो रेखा चित्र और संस्मरण के रूप में ये क्या है, विधा। विधा मतलब होता है प्रकार, यानी कि हिंदी को प्रस्तुत करने के अनेक ढंग होते हैं। उनमें से एक नाटक है तो एक कहानी है, एक निबंध है तो एक आत्मकथा और जीवनी है। ऐसे ही यहाँ पे यात्रावर्त होता है संस्मरण और रेखा चित्र। तो महादेवी वर्मा का जो अपने आप में जो सुपर डुपर हिट होने का कारण था, वो था संस्मरण रेखा चित्र विधाओं में रचना करना। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इनके प्रसिद्ध संस्मरण और रेखा चित्र रचना है, जो वास्तव में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी रहे। खड़ी बोली, हम एक बच्चे का डाउट है उसको बता देते हैं। खड़ी बोली हम उस बोली या भाषा को कह रहे हैं जो मेरठ के आसपास प्रयोग होती है। तमाम दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है यूपी से लगता हुआ, वो सारे क्षेत्र में हम खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरठ है, गाजियाबाद है, बागपत है, शामली है, सहारनपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्षेत्र जो है, मुरादाबाद है, रामपुर है, गाजियाबाद, ये सब क्षेत्र खड़ी बोली वाला क्षेत्र होता है। दिल्ली के अंदर भी खड़ी बोली ही बोली जाती है। आज की डेट में जो भी रचना है वो ज्यादातर खड़ी बोलियों में लिखी जा रही है, कि खड़ी बोली अपने आप में एक मानक भाषा है जिसको देवनागरी लिपि में लिखा गया, और भारत के संविधान में ही खड़ी बोली रूप को मानक भाषा का दर्जा मिला है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये जो रचनाएं हैं निहार, इनकी प्रथम रचना यामा जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, ठीक है, ये रेखा चित्र रचना है। दीप शिखा है, सप्तपर्णा वीणा है 1918, ये नहीं, इनकी रचना नहीं है। इनकी रचना केवल और केवल यहाँ तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पंत जी की रचना है। ये आपको यहाँ जो रचना है, यहाँ टाइपिस्ट ने गलती कर दी। ये जो रचना है इनकी, ये पंत जी की रचना है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं पंत जी की है। जैसे लोकायतन इनकी फेमस रचना है, पल्लव फेमस रचना है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की। ग्राम्य फेमस रचना है, कला बूढ़ा चांद इनकी फेमस रचना है, ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत। तो ये यहाँ पे रचनाएं किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। क्लियर। सप्त पर्ण वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, ठीक है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है, युगांतर है,
उच्छ्वास है, कला और बूढ़ा चांद है, लोकायतन, इनको सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार मिल चुका है लोकायतन पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद ग्रंथि है चितंबरा। ठीक है, इस रचनाओं को दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं, हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार और साथ के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार। स्वर्ण किरण है, वाणी अतीमा है और उत्तरा है। उदय शंकर भट्ट की जो रचनाएं हैं अमृत और विश्व, ठीक है, राका, विसर्जन, युगदीप, मानसी, तक्षशिला, यथार्थ और कल्पना, ये सब उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं। राम कुमार वर्मा की रचनाएं अंजलि है, ठीक है, अभिशाप है, रूप राशि है, चित्ररेखा इनकी प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछा गया है। संकेत जोहर, एकलव्य रचना, ठीक है, राम कुमार वर्मा की है। आकाश गंगा, राम कुमार वर्मा। केदारनाथ मिश्र है, सेतुबंध है, चिर स्पर्श, ये केदारनाथ मिश्र की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की है और उर्वशी पहली रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की और जयशंकर प्रसाद व रामधारी सिंह दिनकर दोनों हो, तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर को ही सही उत्तर आपको मानना है। झरना, आंसू, लहर, कामयानी जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति, प्रथम रचना है। कामयानी अंतिम रचना है जो कि छायावादी की श्रेष्ठ रचना कहलाती है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की जो पहली रचना है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी वो उर्वशी लिखी। और अंतिम रचना क्या है इनका? खड़ी बोली में लिखा गया ये महाकाव्य है कामयानी। इनकी कृति झरना को छायावाद युग की पहली रचना माना जाता है। छायावाद युग की पहली रचनाओं में नाम आता है। जयशंकर प्रसाद की तो पहली रचना उर्वशी है, लेकिन छायावाद युग की पहली रचनाओं में नाम किसका आता है? झरना। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामयानी को छायावाद का उपनिषद कहा। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं बहुत कम स्टूडेंट इनका सही आंसर देते हैं। छायावाद का उपनिषद किसको कहा जाता है? छायावाद का उपनिषद कामयानी रचना को कहा जाता है, जो कि छायावाद युग की श्रेष्ठ रचनाओं में मानी जाती है। छायावाद युग की नहीं, वो अमृतलाल नागर की भी रचना है और उदय शंकर भट्ट की भी रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे उर्वशी दोनों की रचना है। सेम टाइटल से हिंदी के अंदर 100 से ज्यादा रचनाएं लिखी गई जो कि अलग अलग व्यक्तियों की है। सेम टाइटल पे मिलते जुलते टाइटल से 100 से ज्यादा रचनाएं हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग कवियों के द्वारा सेम टाइटल से रचना लिखी गई। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामयानी को क्या कहा? छायावाद का उपनिषद। 1 पॉइंट। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, ये छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना भी कहलाती है। कई बार क्वेश्चन आता है छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? वो भी कामयानी। तो राइट आंसर हो गया शांति प्रिय द्विवेदी। ये मत बोलना, शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना छाया कामयानी को क्या कहा गया? छायावाद का उपनिषद। कुकुरमुत्ता रचना जो लिखी है 1942 में लिखी गई है। अनिमा, बेला, नए पत्ते, ये सब निराला जी की प्रगतिवादी रचनाओं में आती है। एक तो कुकुरमुत्ता है, अनिमा है, बेला है, नए पत्ते हैं। निराला जी की ये प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती है। हालांकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वो छायावाद के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो छायावादी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, महत्वपूर्ण जो कवि रचनाकार माने जाते हैं, उनमें एक जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन इनका जो समय रहा है वो छायावाद का अंतिम दौर रहा है और छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया। तो ये जो रचनाएं लिखी इन्होंने, नए पत्ते, बेला, अनिमा और कुकुरमुत्ता, तो ये प्रगतिवादी रचना इसलिए मानी जाती है कि छायावाद का जो अंत था और प्रगतिवादी की जो शुरुआत थी उसमें एक नए विचार को एडॉप्ट किया गया और उन्हीं को अपनी रचनाओं में जगह दी गई लोगों के द्वारा।
रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, निहार के सभी गीतों का संग्रह यामा में प्राप्त होता है और यही कारण है यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और निहार ये सभी रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की। और इन गीतों का संग्रह किसमें है? यामा में। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आदि कवित्री कौन कहलाती है? मीराबाई। और आधुनिक युग की मीरा कौन कहलाती है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा कहलाती है। क्लियर। दक्षिण भारत की मीरा कौन कहलाती है? गोदा भगतनी अर्थात आंडाल। ऐसी युगवाणी जो रचना है जो 1939 में लिखी गई, ग्राम में 1940 में, पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं। तो प्रगतिवादी रचनाएं जबकि छायावादी कवि रहे हैं, तो क्यों इनको प्रगतिवादी रचनाएं कहा गया? क्योंकि ये छायावाद का जो अंतिम दौर था उसके अंतर्गत लिखी गई। और आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा जब भी कोई नई चीज शुरुआत होती है तो वो अचानक से प्रकट नहीं होती है। पिछली चीज चल रही होती है, वो धीरे धीरे गौण होती है और नई चीज अपने आप में फ्रंट पे आती है। तो युगवाणी है, ग्राम्य है, पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं। उच्छ्वास पंत जी की प्रथम छायावादी रचना है। तो उच्छ्वास क्या है? पंत जी की ध्यान रखना है। यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना, ठीक है, वो क्या है? उच्छ्वास है। ये क्या है? छायावाद काव्य की करती, ठीक है, प्रथम छायावादी काव्य की रचना है इनकी। आगे छायावादोत्तर, छायावाद के बाद क्या आया? छायावादोत्तर युग। अलग अलग समय में अलग अलग विशेषताओं को अपनी रचनाओं में जगह देने के कारण ये समय अलग अलग पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छायावाद के बाद क्या है? छायावादोत्तर, जिसको शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। तो शुक्लोत्तर युग इसलिए कहा गया क्योंकि रामचंद्र शुक्ल इसमें अपने सिद्धांतों, काव्य की रचना के परिप्रेक्ष्य में काव्य की परिभाषा जो दी गई उसको यहाँ अमल में लाया गया। छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग अर्थात शुक्ल के बाद का युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्य धारा बहुमुखी हो गई थी, ठीक है। एक तो पुरानी काव्य धारा है और एक नवीन काव्य धारा है। तो पुरानी काव्य धारा के कवि में पुरानी काव्य धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा एवं उत्तर छायावादी काव्य धारा आती है। तो एक तो यहाँ भारत की संस्कृति, ठीक है, भारत के महत्व, भारत के गौरव को काव्य रचनाओं में जगह दी जाने लगी और वो भी राष्ट्रीय संस्कृति के पटल पर। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि में माखनलाल चतुर्वेदी थे, जो कि अपने आप में वीर रस में कविताएं करते थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी वो व्यक्ति है जिनको पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, पहले हिंदी साहित्य अकेडमी का पुरस्कार दिया गया। तो इनकी रचना है हित तरंगिणी, अपने आप में वीर रस से परिपूर्ण है। पुष्प की अभिलाषा, ये वीर रस के ओजस्वी कवि रहे हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो नवीन के नाम से लिखते हैं, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है, वीर रस के कवि। सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन के नाम से लिखते थे। श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी नामक एक रचना लिखी वीर रस की, और रामधारी सिंह दिनकर, ये सारे के सारे वीर रस से अरोतप्रोत कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने गीतों में, अपने काव्य में, अपनी पुस्तकों में भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक, भारत के राष्ट्रीय गौरव, भारत की अस्मिता को इन्होंने अपनी रचनाओं में जगह दी। इसीलिए इनका जो जन जागृति अभियान चलाया गया वो देशभक्ति से परिपूर्ण था। और देशभक्ति की जितनी भी रचनाएं होती है, काव्य कविताएं होती है, वो वीर रस में लिखी जाती है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने भी अनेक कविताएं अपनी वीर रस में लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी तो इनके एक तरह से सबसे ज्यादा अग्रणीय रहे हैं वीर रस के कवियों में। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है वीर रस के कवियों में। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, और पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध वीर रस की कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। उत्तर छायावादी काव्य धारा के जो कवि थे उनमें सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जानकी वल्लभ शास्त्री, ये उत्तर छायावादी काव्य। उत्तर छायावादी का मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि किसी का 100 समय तक वर्चस्व रहा किसी एक काल का, तो पहले 1 से लेके पहले 50 तो कहलाएंगे आपके पूर्व, और
और 50-51 से लेके 100 तक के क्या कहलाएंगे आपके उत्तर अर्थात बाद वाला भाग। पूर्व मतलब पहले वाला भाग, तो 100 साल का पहले वाला भाग 1 से लेके 50 साल तक हो गया, और उत्तर मतलब बाद वाला। तो छायावाद का जो समय रहा, उसका जो अंतिम समय रहा छायावाद का, उसको यहाँ उत्तर छायावादी काव्य कह रहे हैं। तो सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को प्रगतिवादी रचना क्यों कहा गया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि ये उत्तर छायावादी काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि रहे हैं। तो इनके साथ जानकी वल्लभ शास्त्री भी जो है उत्तर छायावादी कवि माने जाते हैं। नवीन काव्य धारा, क्योंकि एक तो आपने यहाँ पढ़ा क्या, एक नो पढ़ा आपने पुरानी काव्य धारा। तो पुरानी काव्य धारा के अंतर्गत हमारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि और उत्तर छायावादी काव्य धारा के कवि आते हैं। तो जो पुरानी काव्य धारा रही है उसमें वीर रस से परिपूर्ण, राष्ट्रीय संस्कृति गौरव अस्मिता से देशभक्ति परिपूर्ण रचनाओं को जगह दी गई। इसके बाद दूसरा जो है यहाँ श्रृंगारिक जो चीजें थी उनको रखा गया एक अलग अंदाज में, वो उत्तर छायावादी काव्य धारा के कवि कहलाई। नवीन काव्य धारा को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। एक तो है व्यक्तिगत गीति कविता धारा के कवि, प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि, और नई कविता जो कि एक अंतिम युग माना गया हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो ये सब क्या कहलाई हमारी नवीन काव्य धारा। तो इन नवीन काव्य धारा में 4 तरह की विशेषताएं मिली। एक तो व्यक्तिगत गीतों की, एक प्रगतिवाद गीतों की, एक प्रयोगवाद की काव्य रचनाओं की, और एक नई कविता की काव्य रचनाओं की। इनमें जो फेमस है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, है तो इनके अलावा भी बहुत सारे। तो व्यक्तिगत गीति कविता धारा के जो कवि रहे उसमें हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं, उनका नाम सबसे आगे आता है। फिर इनके ही साथी भगवती चरण वर्मा है, फिर नरेंद्र शर्मा, रामवेश्वर शुक्ल। तो रामवेश्वर शुक्ल अंचल के नाम से लिखते हैं, कई बार ये उपनाम भी पूछा जाता है। तो रामवेश्वर शुक्ल अंचल है, हरिवंश राय बच्चन है, ये सब व्यक्तिगत गीति काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा के कवियों में आते हैं नागार्जुन। तो ये पूछा जाएगा आपसे, नागार्जुन का संबंध किससे है? व्यक्तिगत गीति कविता धारा, प्रगतिवाद काव्य धारा, प्रयोगवाद या नई कविता, या द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद या छायावादोत्तर। तो नागार्जुन का संबंध है प्रगतिवादी काव्य धारा से, हरिवंश राय बच्चन का संबंध है व्यक्तिगत गीति काव्य धारा से। ऐसी रांगेव राघव है, शिवमंगल सिंह सुमन है, सुमन के नाम से लिखते थे, केदारनाथ अग्रवाल है, और त्रिलोचन सिंह, ये सब प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवियों में आते हैं। अर्थात इन्होंने प्रगतिवादी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व किया, और ये अपने आप में बाकी भी रहे हैं, लेकिन ये फेमस कवि रहे हैं प्रगतिवाद के। प्रयोगवाद काव्य धारा में जो अग्रणीय रहे हैं, इनके जो अग्रदूत कहलाते हैं वो है हीरानंद वात्सल्य आगे अपने आप में प्रयोगवाद और नई कविता के जनक माने जाते हैं। तो मुक्तिबोध भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, ये सब प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि हैं। और नई कविता काव्य धारा में आते हैं धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर। तो धर्मवीर भारती, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, गुनाहों का देवता, इनकी प्रसिद्ध रचना है ठंडा लोहा, ठीक है, ये सारे नई कविता काव्य धारा के अंतर्गत ये लिखी गई। तो सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, ये धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो नई कविता काव्य धारा में प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो इस तरीके से आदिकाल वीरगाथा काल से लेके आप कहाँ पहुंचे हिंदी साहित्य के इतिहास में, नई कविता काव्य धारा जो फिलहाल चल रही है उसको भी हम नई कविता काव्य धारा ही कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपने शुरू किया था आदिकाल वीरगाथा काल से। तो इस तरह से आपका इतिहास था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आपने हिंदी का प्रथम व्याकरण शास्त्री, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, ये सारी की सारी चीजें आपने देखी। अब आपको ये जो पीडीएफ है 12 बजे के आसपास आपके इसमें ये पीडीएफ मेंशन हो जाएगी, ताकि आप दोबारा से जब भी इसका रिवीजन करो ये पीडीएफ उस समय आपकी हेल्प करे। क्योंकि इन चीजों को एक बार नहीं, एक बार तो हमने पढ़ लिया है,
एक सप्ताह बाद या अभी भी जब भी आपको वक्त लगे इनको दोबारा भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तभी आप यहाँ से इन क्वेश्चनों को सही कर पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो प्रश्न करना है वो है प्रमुख पंक्तियां व लेखक, और वो आदिकाल से लेके नई कविता तक जो भी चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है, वहां से ये सारी की सारी जो प्रमुख पंक्तियां हैं अलग अलग रचनाओं की, तमाम रचनाएं आपने पढ़ी, अभी उन्हीं के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आदिकालीन प्रमुख पंक्ति कौन सी है? भक्ति काल की, फिर रीति काल, आधुनिक काल की पंक्ति है। जो भी काल आपने पढ़े सीक्वेंस में, उन्हीं के आधार पे दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग के और नॉन टीचिंग के एग्जामों में, वो आपका ये पंक्ति वाला क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चों का गलत होता है। अगर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चीजें बताई गई वो चीजें अगर आप तक पहुंची है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से ही रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि उसके अलावा भी हिंदी साहित्य में और भी कंटेंट आपको देंगे, लेकिन उसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले हमें मेन चीज पढ़नी है ताकि हम एक बड़ा सिलेबस पहले कवर कर पाए। उसके बाद जितने भी हमें आवश्यकता है, नीड है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से बनने वाले सारे प्रश्न अब तक अगर आपको क्लियर हो गए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और वे अगर आप कर सकते हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। वेरी गुड। अमित, रवि, अभिषेक, प्रमोद, अंकिता, मोना, संगम, यश, भारती, धर्मेंद्र, अश्वनी, रीता, पूजा, प्रियंका, मुकेश, प्रीति, मोनिका, सोनिया, सत्यम, रविकांत, सालू, सत्यम, धर्मेंद्र, ठीक है, सब कराएंगे, पत्र पत्रिका भी कराएंगे, लेकिन सारी चीज एक ही दिन नहीं करा सकते। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे कराएंगे। मेरा पर्पज यहाँ से जो है चीजों को लेके, जैसे अभी हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक बड़ा रोल इसका होता है आपके एग्जामों में। ऐसे ही जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन से होगा, ठीक है, या कोई भी दूसरा पुरस्कार पूछ सकता है, तो वो भी कराएंगे। परिचित पुरस्कार भी, पत्र पत्रिकाएं भी, हिंदी विविध भी, हिंदी के नाटक, जीवनी, ठीक है, एकांक के निबंध, वो सब आएंगे, लेकिन बारी बारी से आएंगे। तो जिस जिस तरह के क्वेश्चंस हैं हमें अपने आप को उसी रूप में लेना है। अगर मैं बात करता हूँ पिछला यूपी टीजीटी पीजीटी की, सबसे ज्यादा पेपर जो टफ बनाया यूपी टीजीटी पीजीटी का पिछली बार का,
वो इस वाले सेक्शन ने बनाया जो मैं अभी लेके आया हूँ। बहुत सारी पंक्तियां पूछी गई थी, ये किस रचना से ली गई है, कौन इस रचना के जो है पंक्ति के लेखक हैं। तो उस तरह से क्वेश्चन मान के चलो आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, जिसमें आपने टोटल हिंदी ग्रामर भी पढ़ लिया, जिसमें आपने टोटल हिंदी साहित्य भी पढ़ लिया, लेकिन कुछ एक दो टॉपिक ऐसा रहा जिसपे आपने ज्यादा फोकस नहीं किया, उसको मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा आप देख के चले गए, क्योंकि सभी किताबों में सारा कंटेंट होता नहीं है। ठीक है, कभी भी किसी भी कोई किताब पूरे आपके सिलेबस को कवर कर ही नहीं सकती है। इसके चलते क्योंकि बच्चों ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं और यहीं से 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए, वो अपने आप में वही पेपर को टफ बना गए। अब जिनको ये नॉलेज है वो करके आए तो वो पहले ही दूसरे बच्चों के मुकाबले 10 क्वेश्चन ज्यादा सही कर रहे हैं। तो इसलिए कई बार एक ही टॉपिक से जब क्वेश्चंस जहां 1 या 2 पूछा जाना है वहां 5 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए तो समझ लो उसी टॉपिक से वो पूछने के कारण वो पेपर बन जाता है टफ। तो आदिकालीन प्रमुख पंक्तियां, आपको वहां अर्थ नहीं निकालना है। अर्थ आप इसलिए नहीं निकालोगे क्योंकि आप डेंगल पिंगल भाषा जानते नहीं हो, अर्थ आप इसलिए नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ब्रज भाषा नहीं जानते हो, अर्थ आप इसलिए नहीं निकालोगे क्योंकि अवधि भाषा आपको आती नहीं है। अगर कोई अवध क्षेत्र का है उसको तो थोड़ी बहुत अवधि आती है, लेकिन उसको ब्रज और डेंगल पिंगल भाषा नहीं आती जो आदिकाल में रचनाओं में जिनको जगह दी गई थी। तो आदिकाल की रचनाएं ज्यादातर तो डेंगल पिंगल में लिखी गई जो कि राजस्थान में प्रयुक्त हुई है, वो भी प्राचीन समय में। तो यहाँ जो ये रचनाएं लिखी गई उनकी जो भाषा रही अलग अलग समय पे अलग अलग रही। कहीं रचनाएं पुराने समय में डेंगल पिंगल में लिखी जा रही थी राजस्थानी में, फिर ब्रज भाषा में रचनाएं वो खूब लिखी गई, उसके बाद अवधि में खूब लिखी गई, उसके बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में रचनाएं आई, खड़ी बोली में रचना आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रूप में हमारे पेपर में प्रश्न आएगा हमें उसको उसी रूप में लेना, विद्वान नहीं बनना। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम सबसे बड़ी गलतियां यही करते हैं कि आलतू फालतू चीजों का अंबार खड़ा कर लेते हैं और जो काम की चीज होती है फिर वो भी याद नहीं रहती। तो आदिकाल की प्रमुख पंक्तियां क्या है? देसिल बयाना सब जने मिठा, ठीक है, तेते सन जपो अब हटा। तो ये विद्यापति की रचना है, ठीक है, और ये कीर्ति लता से ली गई है। तो कीर्ति लता क्या है? विद्यापति की रचना, 1 पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ क्या है? देसिल बयां सब जन मिठा। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इसको छोड़ दो क्योंकि सारे के चक्कर में आप इतना भी नहीं रख पाओगे। तो देसिल बयां सब जन मिठा ये विद्यापति कीर्ति लता से ली गई है। इसके बाद में यहाँ पे कामनी करिए सनाने हरे तही हृदय हनाने पंचबाने, विद्यापति। इसके बाद है बाल चंद विजाई भाषा और दहू नहीं लगाई दुष्यंत हासा, विद्यापति की रचना। माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम पर, एक दिन में याद नहीं होगी ये चीजें, ठीक है। माधव हम परिणाम निराशा ये विद्यापति। विद्यापति मैथिली, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी के जानकार, मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति को मैथिली कोकिल का नाम दिया गया और ये जो है मैथिली में ही लिखी गई, इसीलिए आप इनको न तो पढ़ पा रहे हो और न आप अर्थ निकाल पा रहे हो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, इस तरह की जो फेमस रचना ये पंक्तियां हैं ये ज्यादा पूछी जाती है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, उनके मुख पर बाल डाल के गोरी सो रही है। ये बात कही अमीर खुसरो ने। किसने कही है? अमीर खुसरो। चल खुसरो घर अपने रेन बही चौदेश, ठीक है, ये इसी की पंक्ति है। यहाँ पहले एक यहाँ पूर्ण विराम लगाओ फिर दूसरा लगाओ, इसका मतलब पद पूरा वहीं पे ही हुआ है। तो यहाँ गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, इतना ही आपको याद रखना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अगर इसको भी पूछेगा तो पहली तो पंक्ति वो यही देगा और हमारा ब्रेन जो कैच करेगा वो इसके अनुसार करेगा। तो ब्रेन ने जो सबसे पहले किसी चीज को रीड किया है, पढ़ा है, उसी के आधार पे ही वो चीजों को वहां पे आपको रीड करके देता है। तो जब कोई चीज हम पहले से पढ़े हुए होती है या 2 से 3 बार पढ़ी होती है वो हमारे ब्रेन में सेव हो जाती है और जैसे ही वो पेपर में मिलती है तो हमें तुरंत वो चीजें वहां से निकाल के देता है। और हम गलती कई बार क्या कर देते हैं, ब्रेन कह रहा है कुछ लेकिन आपका मन कह रहा है कुछ, इसीलिए बी की जगह आप सी की जगह आप ए लगा के आते हो। चाम मास वाके नहीं नेक हाड़ हाड़ में बाके छेद,
तो हाड़ हाड़ में बाके छेद, ये सब किसने कहा? अमीर खुसरो ने। ठीक है। मेरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, पहले तो हम एक बार इनको सारी को ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो प्रसिद्ध है जहां से 95% पूछने के चांस हैं, और इनमें से उस समय में बहुत सारी पंक्ति छोड़ दूंगा। पहले तो एक बार हम सबको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, उन पे मैं नंबर भी डालूंगा, और वे 50 के आसपास होगी। तो अगर उन 50 को आप रख लोगे तो उसी में से 2-4 जो भी उसको पूछना है वो पूछेगा। मेरा जोबना नवेरा भयो है गुलाल अमीर खुसरो, एक नार पिया को भानी और तन वहां को सरगा जो पानी। एक नार पिया को भानी, बस आपको इतना ही है। एक नार पिया को भानी और तन वहां को सरगा जो पानी। ठीक है। वहां की यहाँ बुगले को कह रहे, बुगले को पानी जिस तरीके से प्रिय है वो पानी में रहता है। आपने कहीं खेत में पानी भरा होगा तो बुगला अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कीट पतंगे उसको मिलेंगे। एक नार है, एक अगर वास्तव में एक नारी किसी इंसान को प्रिय है तो वही वास्तव में सफल होता है। तो ये कौन कह रहा है? अमीर खुसरो। ठीक है। छाप तिलक सब छीने रे, छाप तिलक सब छीने रे अमीर खुसरो है। अंजन माही निरंजन बेटा, ये कौन कह रहा है? गोरखनाथ है। तिलमुख बेटा तेल, अंजन माही निरंजन बेटा तिलमुख बेटा तेल, अर्थात यहाँ ये कहने की कोशिश हो रही है कि बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता, बिना परमात्मा की भक्ति के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। 9 लख पाती आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, 9 लख पाती आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा गोरखनाथ। ठीक है। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा, और ये भी अपने आप में बहुत सारी कहावतें जो मुहावरे हैं वो यहीं से ही ली गई है। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये किसने कही बात? गोरखनाथ ने। तो जितने भी मुहावरे या लोकोक्ति रचनाओं में ऑलरेडी पहले से प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, स्वामी तुम ही गुरु गोसाई गोरखनाथ। अमे जो शिव शब्द एक बुझिया गोरखनाथ, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्राह्मण, कई बार पूछा जा चुका है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे गोरखनाथ है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, शिर आद साहवे मुकुल सर हप्पा, जो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये किसने कहा? सर हप्पा ने कहा। पंडित अतल पंडित सयाल सत बकाई और देही बुध बसंत न जान, ये सरअप्पा हिंदी के पहले कवि। घर वह जहीं सजे रजाई, घर वह सजे सजे रजाई सरअप्पा। 12 बरस लो कूकर जीवे और अरु लिए जो जिए सियार जगनिक, अनेक बार पूछी गई है रचना, अनेक बार। संदेशा पिन सहावी पोछो फिरी न देही, ये किसने कहा? दलपति विजय ने, दलपति विजय। अब इन रचनाओं में कौन कौन सी रचना फेमस है अब मैं चर्चा कर लेता हूं। अब ये बहुत सारी जो पंक्तियां हैं जहां आपने पढ़ी, इन पंक्तियों में जो अब तक पूछी गई है, एक तो पंक्ति आपकी है ये, देसिल ब्याह सब जन मिठा। ठीक है। दूसरी जो पंक्ति है माधव, ये वाला दूसरी, माधव हम परिणाम निराशा। फिर गोरी सोवे सेज पर, तीसरी पंक्ति गोरी सेवे सेज पर। ठीक है। तीसरी पंक्ति। चौथी है अवधू मन चंगा कटौती में गंगा। ये जिन पे मैं नंबर डाल रहा हूं ये आपको अलग से अपने पेज पे लिख लेना है। ठीक है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, पांचवी। इसके बाद छठी पंक्ति है 12 बरस लो, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। अभी DSSB PGT और TGT दोनों में ये पंक्ति पूछी गई है, तो वहां पे आपको दे देगा 4 सरअप्पा है, जगनिक है। ठीक है। बाकी इनके अलावा दे देंगे चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है, या फिर भक्ति काल का कोई कवि दे देंगे रचनाकार ऑप्शन में। तो 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये किसकी है? अब इतनी सारी पंक्तियों में केवल आपके लिए 6 पंक्ति महत्वपूर्ण है, तो मैं इनकी गारंटी लेता हूं 95% अगर आदिकाल की पंक्तियों में आएगा तो इन 6 में से आएगा।
और 5% के लिए मैं बाकी सब छोड़ रहा हूँ। इसको वैसे तो कहने को मैं 99 कहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्ति ही पूछी जाती है। कभी ऐसी पंक्ति नहीं पूछी जाएगी जो आपने पहली बार ही सुनी, पढ़ी और लिखी हो। ज्यादातर पुरानी जो फेमस पंक्ति है, जो अनेक बार पूछी जा चुकी है, वही आते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित होई। आप इसको पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। ये 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित होई, अपने जीवन में कम से कम 15 बार आपने ये पढ़ी है। तो ये कबीरदास की है। पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुने सुने आए हासी, कबीरदास की पंक्ति है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, कबीरदास की पंक्ति है। काहेरी नलली तू कुमलाइन, तेरे ही नालनी सरोवर पानी, कबीरदास। तो 2.5 अक्षर पढ़ के पंडित हो, ये कबीरदास ने अपने बारे में कहा है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर प्रेम से आप परमात्मा की भक्ति करते हैं तो ज्ञान अर्थात जीवन में जो अंधकार है वो अपने आप दूर होगा ज्ञान के आधार पर। पानी बीच मीन प्यासी, पानी में रहते हुए मछली प्यासी है, और मोहे सुने सुने आए आसी। सब कुछ अपने पास है फिर भी आदमी दुखी है, वो संदेश देना चाह रहे हैं कबीरदास। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात कोई भी संत बिना ज्ञान के वास्तव में संत और साधु सज्जन नहीं बन जाता है। तो ज्ञान का मतलब है कि अंधकार अज्ञान का जो कारण होता है उस कारण को अलग करना। काहेरी नलनी तू कुमलाइन, तेरे ही नालनी सरोवर पानी, यानी कि नलनी किसे कह रहे हैं? जो कमल नाल है, जो कमलनी है, कमल का जो स्त्रीलिंग है वो कमलनी है, तो वो पानी में रह के ही मुरझा गई है। और वो कह रहे हैं कि पानी में रह के सब कुछ तेरे पास है, तू हाय हाय कर रही है, और जबकि कह रहे हैं कि तेरे ही नालनी सरोवर पानी, तेरे पास पानी है फिर भी मुरझा गई है। तो यानी कि जो परमात्मा ने जिसको जो दिया है, ठीक है, उसको उसी में संतुष्ट खुश रहना चाहिए। दूसरे की प्राप्ति की इच्छा में आदमी अपने पास जो बहुत उन्नत चीज होती है उसका भी फायदा नहीं उठा पाता है। दुल्हनी गाँव मंगलाचरण, ये कबीरदास की सारी, और अब तक जितनी हैं ज्यादातर उनमें कबीरदास की पूछी गई है। ऐसी कोई भी पंक्ति नहीं है जो अब तक ना पूछी गई हो। अनेक बार अनेक एग्जामों में दुल्हनी गाँव मंगलाचरण हम घरी आए राजा भरतार, ये कबीरदास ने अपने जो है सदुगड़ी भाषा में यहाँ पे अपने पदों में कहा है। मैं कहता हूँ अखिया न देखी और तू कहता है कागज की लेखी, अर्थात मैंने अपनी आंखों से जो जीवन के रहस्यों को देखा है मैं उसको कह रहा हूँ, और तू कहता है कागज की लेखी, तू कागज पे लिखे हुए पढ़े हुए को कहता है जिसका आपने प्रत्यक्षीकरण नहीं किया है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागो पाए, यहाँ गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया कबीरदास के द्वारा। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीरदास ने अपने बारे में कहा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, जाति पाति नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होए, कबीरदास। दशरथ सुत तू लोग बखाना, राम नाम का मरम है जाना, कबीरदास। इसमें बहुत ज्यादा गलतियां बच्चे करते हैं, आपको ध्यान रखना है। दशरथ सुत तू लोग बखाना, सेम यही पंक्ति यहाँ से उठा के रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी प्रयोग किए हैं। कबीरदास तुलसीदास से पहले कवि है। जब वहां पे कबीरदास ऑप्शन में नहीं होगा तो राइट आंसर है इस पंक्ति का तुलसीदास। ठीक है, तो ये रामचरितमानस में भी पंक्ति प्रयोग हुई है। ठीक है, लेकिन जब कबीरदास और तुलसीदास दोनों हो तो राइट आंसर कबीरदास है। तो दशरथ सुत तेऊ लोग बखाना, राम नाम का मर्म जाना, आप ही देवा आप ही पाती, आप हु कलु आप हु जाति, कबीरदास है। दिन भर रोजा रखत है, रात को हनत है गाय, दिन भर रोजा राख के रात को गाय को काटते हैं, यह तो खून बह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो भी इनको बुराई दिखाई दी उन पर इन्होंने व्यंग किया, कटाक्ष किया कि दिन भर रोजा रख के रात को जब आप गाय काटते हो तो आपने जो खून बहा है तो आपका खुदा कैसे खुश होगा। ये कबीरदास ने, ठीक है, मुस्लिम धर्म वालों को रोजा के बारे में जो कहा, क्योंकि ये निर्गुण परमात्मा के भजन पर विश्वास करते थे, इसीलिए ऐसे उन्होंने भी कहा है कि मंदिर और मस्जिद दोनों के बारे में जो भी भ्रांतियां रही हैं लोगों के मन में, क्योंकि इन्होंने ये तो कहा कि आपको कोई ना कोई आधार तो चाहिए,
कोई ना कोई केंद्र तो चाहिए आपको, किसी भी वस्तु को माध्यम तो आप बना सकते हो, लेकिन उसमें आप इतने भी ज्यादा आस्था प्रकट नहीं करोगे जो निर्जीव वस्तु है कि आप अपने कर्म खुद करना छोड़ दो और परमात्मा से ही सब कुछ आपको प्राप्ति हो जाए। कि परमात्मा भी ये कह रहा है कि आपको कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेंगे। तुम जिन जानी गीत है यह निज भ्रम विचार, कबीरदास है। माया माँ ठगनी हम जानी, ठीक है, कबीरदास है। गुरु मोही घुटिया अजर पियाई, कबीरदास है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास है, कबीरदास है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, रेदास। अनेक बार पूछा गया प्रभु जी तुम चंदन और हम क्या है पानी, तो चंदन और पानी का जो मिश्रण है उसमें पता नहीं चलता है। फिर उसी तरह से यहाँ आत्मा, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये किसकी है? रेदास की पंक्ति है। मन चंगा कटौती में गंगा, ये रेदास के द्वारा कही गई, जिसको आप लोकोक्ति में प्रयोग करते हो। मन चंगा कटौती में गंगा, रेदास की। तुम मोहि देखे हो तो ही देखो प्रीत परस्पर होई, रेदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? रेदास की पंक्ति है। जब हम होते हैं तब तू नाही, जब हम होते हैं तू नाही, अब तू ही है मैं नाही, ये किसकी रचना है? पंक्ति है रेदास की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मुल्लक दास। अनेक बार पूछी गई है, अनेक बार। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मुल्लक दास। अब तो अजपा जपू मन मेरे, अब तो अजपा जपू मन मेरे, मुल्लक दास की। सुर ने असुर टुलवावा जाके मुनि, गंधर्व है जाके चरे, मुल्लक दास। ये नहीं आएगी, ठीक। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीरा, दादू दयाल। तो इसको रहने दो, ठीक है। जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसको छोड़ना नहीं है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये कबीरदास के बारे में दादू दयाल ने कहा है, ठीक है। यह है क्योंकि वो स्वाभाविक बात है, जो हिंदू और मुस्लिम दो धर्म का वर्चस्व था, दोनों की बुराई कर रहा है, तो इसलिए दादू दयाल ने क्या कहा कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। रिक्स लिया उन्होंने बहुत बड़ा, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में देखो आप, एक दूसरे के धर्म की बुराई करके पुलिस सुरक्षा लेना पड़ता है तुरंत। यह मसीहत यह देरा सत, गुरु दिया दिखाई, दादू दयाल। भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाए, ठीक है। तो ये भीतर सेवा बंदगी अर्थात आपके अंदर ही सब कुछ विराजमान है, विद्यमान है, तो अपना आपा ठीक करो, बाहर भगवान को मत खोजो, भगवान आपके अंदर है। ये क्या कहा? दादू दयाल। तो ये दादू दयाल की पंक्ति है। हिंद्र पूजे तेरा मुसलमान मस्जिद, हिंदू पूजे तेरा और मुसलमान मस्जिद, संत नामदेव ने कहा है, ठीक है। नामा सेविया जहे देरान मस्जिद, ये कौन है? नामदेव। मांड न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। दोबारा से देखो, ये प्रसिद्ध पंक्ति है। मांड न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, और हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। ये सब किसने कहा? संत रामदेव। पंजाब में इनका अपना एक अलग वर्चस्व रहा है नामदेव का। तो वहां पे प्यारे दोस्तों ये सारी की सारी ये पंक्तियां आपके अलग अलग एग्जामों में पूछी गई है। रसिक पिया रस मंजरी और सिंगारी जानी, तो ये सुंदर दास जो कि सबसे अपने आप में अपने टाइम के सबसे पढ़े लिखे कवियों में से एक है, सुंदर दास। इन्होंने क्या कहा? रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारी जान, मानुष प्रेम भय बेकुटी, नाही ते कहा छार भई मुठी, मलिक मोहम्मद जैसी। जे मुख देखा ते ही हसा, जे मुख देखा ते ही हसा, सुना तो आए आंसू, मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्ति है। इसके बाद है पीयूषो कहू संदेश सड़ा, हे भोरा है काग, मलिक मोहम्मद जैसी। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विगम बोला। ये कई बार पंक्ति पूछी गई है। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विगम अर्थात पक्षी बोला, मलिक मोहम्मद जैसी। प्रेम के माध्यम से इन्होंने परमात्मा को स्त्री माना, ठीक है, और जीवात्मा अर्थात जीव को इन्होंने पुरुष माना। उसके रूप में ही इन्होंने बताया कि फिर रोई कोई न बोला, आधी रात विगम बोला, मलिक मोहम्मद जैसी। प्रेम कथा यही भांति विचारू, बूझी ले जो बूझे पारू, मलिक मोहम्मद जैसी।
छार उड़िया लिही एक मुठी, दीन उड़ाई पिरमित झूठी, मलिक मोहम्मद जैसी, जाकी बुद्धि होय अधिकाई, जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, उस्मान की पंक्ति है। पहले प्रीति गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पद दीजिए, ये उस्मान की पंक्ति है। संत को कहा सीकरी, सो काम आवत जात पनिया टूटी, ये कुंभन दास की पंक्ति है। चरण कमल बंदो हरियाई, इसमें अलंकार भी पूछा जाता है जो कि रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरियाई, ये क्या है? सूरदास की पंक्ति है। निसी दिन बसरत नैन हमारे, सूरदास की पंक्ति है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, सूरदास की पंक्ति। सो सम कौन कुटिल खम खामी, सूरदास। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये सूरदास की पंक्ति है। अति मलिन वर्षभा कुमारी, ये सलेस अलंकार की पंक्ति है और यहाँ सूरदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ वर्षभा जो कुमारी है बैल की बहन है और राधा का भी नाम है, तो ये सलेस अलंकार में भी ये पंक्ति पूछी जाती है। इसके बाद शोभित कर नवनीत लिए, ये वात्सल्य रस की पंक्ति है। ठीक है, सूरदास की। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, सूरदास है। जसोदा हरि पालन झुलावे, सूरदास है। हलारावे दुलाई मलहावे, जोई सोई कुछ गावे, सूरदास है। मधुबन तुम कहत रहे थरे, ये वियोग श्रृंगार की पंक्ति है। मधुबन तुम कहते, पूछा जाते हैं अलंकारों में, इसीलिए मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। मधुबन तुम कहत रहे थरे, जब श्री कृष्ण जी छोड़ के चले जाते हैं गोपियों को, तो गोपियां मधुबन बगीचे को कह रहे हैं कि तुम तो कह रहे थे कि हमारे तो प्राण श्री कृष्ण में है, अब छोड़ के चले गए, तुम क्यों नहीं मुरझा जाते। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, ये यही पंक्ति है। तो श्याम सुंदर दास। संदेशो देवकी सो कहियो, सूरदास की पंक्ति है। चरण कमल बंदो हरियाई, रूपक अलंकार। ठीक है, सूरदास की पंक्ति। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, सूरदास। बिनु गोपाल बेरिन भई गूंजे, सूरदास। आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास। जब यहाँ पे जब उनको गोपियों को समझाने के लिए उद्धव आते हैं तो गोपियां कहते हैं आए जोग सिखावन पांडे। तो यहाँ पांडे किसको कह रहे हैं? बुद्धिमान आदमी को कह रहे हैं। और वो कौन है? यहाँ उद्धव। उद्धव के लिए पांडे शब्द का प्रयोग किया। बसो मेरे नैन में नंदलाल, ये मीराबाई की पंक्ति है। जहाँ के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये मीराबाई। मीराबाई कौन? ये आदि कवित्री। तो इस तरीके से ये सारी पंक्तियां आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन ये किसी न किसी रूप में वहां पे आपसे पूछी जाएगी। इनमें से कुछ पंक्ति अलंकार में होगी, कुछ रस में होगी, कुछ छंद में पूछी जाएगी, कुछ पंक्ति के आपको ये पंक्ति किसके रचनाकार के द्वारा लिखी गई ये पूछा जाएगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप एक साथ तैयार कर रहे हो। एक तो काव्य का रस, छंद और अलंकार। दूसरा आप तैयार कर रहे हो कि ये पंक्ति किसने कही, या निम्नलिखित में से मीराबाई की कौन सी पंक्ति है, निम्नलिखित में से कौन सी मीराबाई की पंक्ति नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल इस टॉपिक को करेंगे पूरा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज शाम को आपकी YouTube की दोनों क्लासें होगी, 8:30 बजे भी सिलेक्शन दरबार पे, और इसके बाद 9:30 बजे हिंदी भाई और उनसर चैनल पर, वो आपको अटेंड करनी है।